कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1। देखो बेटा, अब क्या होगा, रेगुलर जो है कंटिन्यूसली अल्टरनेटिव डे में क्लास 9 और क्लास 10 का एक एक वीडियो डेली जो है अपलोड होगा। ठीक है, हम एक एक चैप्टर रेगुलर करेंगे, एक दिन क्लास 9 का, एक दिन क्लास 10 का। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखो एग्जाम का टाइम हमारे सर पे आ गया है। ठीक है, तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग जो है स्पीडली से लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो ज़्यादा समय बिताए बिना हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे बेटा, एक एक चैप्टर जो है, एक एक वर्डिंग को पढ़ करके एक एक चैप्टर हम क्लियर करेंगे 1 बाय 1, ताकि चीज़ें हमारी कुछ भी छूटे ना और आपको भी जो है अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अपने चारों ओर जो है एक नज़र दौड़ाओ। क्या चीज़ें आप देखते हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं मैटर हैं। ठीक है, सभी चीज़ें पदार्थ हैं। देखो, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार अलग हो सकता है, आकृति अलग हो सकती है, बनावट अलग हो सकती है। पर इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने क्या बोला? पदार्थ बोला है। जिस भी सामग्री को, किसी भी सामग्री को जब हमारे कोई चीज़ों से बनी होती है उसे हम बोलते हैं पदार्थ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खा रहे हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ। वैज्ञानिक के अनुसार ये सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ। ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, मतलब कि भार होता है, और ये कुछ आयतन घेरती है और ये कुछ जगह घेरती है। ठीक है, कुछ भी हो वस्तु, चाहे हवा भी हो, पानी भी हो। पानी का तो आप कहते हैं कि हाँ वो जगह घेरता है, हवा भी जगह घेरता है। ये बात आपको जानकर थोड़ी सी रोचक लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन हाँ सच यही है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के समझने का प्रयास कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे आसपास, किस चीज़ से, किस तरीके से उनका प्रयोग होता है, किसके क्या लाभ हैं, किसका क्या हानि है। ये सारी चीज़ें जो है हम शुरू से ही कुछ ना कुछ खोजने में लगे पड़े हैं, और वैज्ञानिक आज भी लगे हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा है, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचतत्व कहते हैं। ये पंचतत्व क्या है? वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, आकाश है। बेटा, इसी पंचतत्व से जो है हमारा शरीर भी बना हुआ है। ठीक, और इसी पंचतत्व से बना है, इसी पंचतत्व में हमें आखिर मिल भी जाना है। तो ये हमारे पंचतत्व, इन्हीं पंचतत्वों से पदार्थ भी बना हुआ है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का कहना है। उनके अनुसार जो है इन्हीं पांच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ठीक है, सजीव वस्तुएं भी इन्हीं से बनी है, निर्जीव वस्तुएं भी इन्हीं से बनी हैं। बेटा, मैंने बोला हम जो है, हमारा शरीर है, इन्हीं पंच तत्व से बना है और इसी में मिल जाना है। हम तो किस में आ गए? सजीव में। जितने जानवर हो गए वो सारे किस में आ गए? सजीव में। इसके अलावा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो भी इन्हीं चीज़ों से बनी हुई हैं। ठीक, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार बांटा। ठीक है, जो उस समय यूनान के जो दार्शनिक थे, यूनान के जो फिलोसोफर थे, उन्होंने भी पदार्थों को इसी तरीके से बांटा। अब यहाँ क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं? आधुनिक वैज्ञानिक को जो है ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 प्रकार से बांटा। जो यूनान के तो क्या, जो पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया? पदार्थ के बारे में फिलहाल जानकारी दी। ठीक, यूनानी दार्शनिक जो थे, यूनान के फिलोसोफर थे, उन्होंने भी क्या किया? पदार्थ को इसी रूप में बांटा कि यहाँ पे पंच तत्वों से बना हुआ है। अब धीरे धीरे रिसर्च क्या हुआ? और ज़्यादा बढ़ा है ना, और ज़्यादा शोध हुआ। तो अब जाके जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, जो नए बने हैं वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया? उसको उसके गुणधर्म के आधार पर बांटा। ठीक है, भौतिक और प्राकृतिक, रासायनिक। ठीक है, भौतिक और रासायनिक के प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा। ठीक, इस अध्याय में हम भौतिक गुण के बारे में जानेंगे और अगले अध्याय में जो है हम रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में जो है हम रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। यहाँ तो फिलहाल हमें भौतिक के बारे में ही जानना है। ठीक है, देखो, पहला हमारा क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है। 1.1.1 क्या कह रहा है? जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बना है। और बेटा, कण क्या होता है? वो छोटा पार्टिकल है जिसे हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत समय तक पदार्थ को प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। ठीक है, क्या थी? 2 विचारधाराएं जो हैं प्रचलित थी। देख लो एक बार, एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, मतलब कि
बहुत सारे होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना है। देखो, दोबारा से देख लो एक बारी। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं थी। क्या थी? पहला हमारा था कि एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, मतलब कि कठोर होते हैं। मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ इस तरीके से होगा, इसी तरीके जो है कठोर सा होता है। परंतु अन्य जो विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह जो है कि कणों से मिलकर बने हैं, मतलब कि छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर बने हैं। चलो देखते हैं क्या करना है। एक ये जो है आप एक बार घर पर, जो देखो कई सारे क्रियाकलाप दे रखे हैं चैप्टर में, तो आपसे सारे क्रियाकलाप नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो मटेरियल आपके पास है जिससे आप बना सकते हैं, जिसका आप कर सकते हैं, वो जरूर ट्राई किया करिए। जैसे कि यहाँ देखो, ये आपसे हो जाएगा। अब कैसे? देखो, एक बीकर में 100 ml, एक बीकर लो 100 ml का। इस बीकर को क्या करना है? जल से आधा भर देना है। कोई सा भी एक गिलास ले लेना, अगर आपके पास बीकर नहीं है। बच्चों के, जिनके घर बच्चे होंगे, उनके घर बच्चों के निप्पल होंगे, उस पर ml लिखा रहता है, वो आप ले सकते हैं। भर कर जल के स्तर पर निशान लगाएं। कितना आपने जल डाला है उस पर निशान लगाएं। जैसे हमारा एक गिलास है, ठीक, या बीकर है, हमने क्या किया, 100 ml का बीकर लिया है और उसमें हमने आधा भर दिया, मतलब कि 50 ml भर दिया। ठीक है, 50 ml भर दिया। अब दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलें। अब क्या करो, 1 चम्मच नमक या फिर 1 चम्मच चीनी जो है डाल दो और उसमें एक जो है लोहे की छड़ या किसी भी चीज़ से उसे घुमाओ। ठीक है, घुमाओ मतलब कि घोलना है। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देना है। अब देखो, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना डालना है आपको चीनी या नमक डालो और डाल करके देखो कि क्या उसे मिलाने के बाद जो है, क्या उसके लेवल में कोई चेंजेस आ रहा है या फिर वहीं पर टिका हुआ है। ठीक है, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो अगर आप ये घर पे प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि जल को जब हम नमक जल में डालते हैं या चीनी जल में डालते हैं, तो जल के स्तर में बेटा कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारे जो जल होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। क्या से? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। देखो, हमारे 3 अवस्थाओं में जो है चीज़ें अवेलेबल हैं, पदार्थ अवेलेबल हैं। एक है हमारा, देखो, एक होता है गैस, एक होता है जल, सॉरी, एक होता है गैस, एक होता है लिक्विड जिसे हम बोलते हैं द्रव, एक होता है ठोस। जो द्रव होता है, अब मान लो यहाँ मेरा ठोस है, यहाँ मेरा द्रव है और यहाँ मेरा गैस है। जो तो ठोस के कण होते हैं बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, वही जो हमारे जल के या फिर कह लो द्रव के कण होते हैं, वो थोड़े से इसके कंपेयर में दूर होते हैं, इसके कंपेयर में। और वही अगर मैं गैस पे जाऊँ, ये हमारा क्या था, सॉलिड था, ठोस था। ये हमारा क्या है, द्रव था, लिक्विड था। और यही हम गैस पे जाते हैं तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें गैप होता है। तो जब हमारा क्या है, लिक्विड था, तो लिक्विड में हमने क्या किया, जब चीनी या नमक डाला तो ये जो बीच में जगह दिख रही है तुम्हें, देखो अलग से कलर से मैं दिखाती हूँ तुम्हें, जो बीच में जगह है ना, ये खाली खाली रेड के अलावा जितना भी हमारा जगह है खाली खाली, यहाँ पर क्या हुआ, चीनी और नमक के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एडजस्ट हो गए। इसीलिए क्या हुआ बेटा, पानी का लेवल जो है, पानी का लेवल जितना था उतना ही रहा। पानी का लेवल जो है यहाँ पे था, तो इसमें नमक चीनी डालने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि यहाँ देखो हमारे इसमें क्या थे, जल के पार्टिकल ये रेड वाले थे। ठीक है, जल के पार्टिकल हमारे रेड वाले थे और इसमें जो है ये ग्रीन वाला हमारा नमक या चीनी है। तो जो स्पेस खाली था ना, उसमें वो नमक या चीनी जाके एडजस्ट हो गया और इससे हमारा जो है वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। चलो, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखो क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस पर विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। मतलब यहाँ पे ये श्योर हो गया कि जितने भी पदार्थ हैं वो किससे बने हैं, कणों से बने हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरी तरह से पानी में घुल गई है, जैसा कि दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम कि किस तरह से जो है इन्होंने नमक या चीनी को घोला है जल में और इसका जो है लेवल सेम रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, मतलब कि एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, यहाँ एक और दे रखा है इन्होंने क्रियाकलाप, और चलो इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि आप घर पे ये ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास ये सारी चीज़ें मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। अगर
हो सके लैब वगैरह से तो आप लैब में इसका प्रैक्टिकल करके देखना। देखो क्रियाकलाप क्या कह रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml जल में घोल लीजिए। 100 ml जल लीजिए यहाँ पे, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के जो है 2-3 क्रिस्टल घोल लीजिए। जब आप घोलिएगा बेटा तो इसका पानी क्या हो जाएगा, स्काई ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, या नीले रंग का हो जाएगा। ज़्यादा डालोगे तो नीला हो जाएगा, कम डालोगे तो स्काई ब्लू होगा या हल्का नीला होगा, ठीक है। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल करके 90 ml जल में मिला लीजिए। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से आप क्या करो, 10 ml लो जल और 90 ml जल में मिला लो, तो ये दोबारा 100 ml हो जाएगा। फिर इससे 10 ml लो, फिर इसे 90 ml में मिला लो। तो आप जब मल्टीपल टाइम करोगे तो देखोगे क्या, इसका जो कलर है डार्क से क्या हो गया, हल्का हो गया, ठीक है। अब जल में क्या हो गया, वो रंगीन ना होके कम रंगीन हो गया। जब 2-3 बार ये क्रियाकलाप करोगे तो हल्का हो जाएगा। तो ऐसा क्यों आखिर बताओ। तो अनुमान लगाइए, मतलब कि क्या है, मैं मोटे शब्दों में कह लो, ये देसी लैंग्वेज में सुन लो। क्या होता है, जब हम यहाँ से निकालते हैं कलर एक बार में, तो यहाँ पे आता है तो थोड़ा सा हल्का होता है। क्यों, क्योंकि हम थोड़ा सा जो हल्का सा कम ही पानी ले रहे हैं ना, ये कलर वाला थोड़ा सा पानी ले रहे हैं, और इसके कण क्या होते हैं, जब जल में जाता है तो चारों साइड फैल जाता है। फिर यहाँ से हमने 10 ml लिया और इसमें डाला, तो इसमें क्या हुआ, पूरी साइड फैल गया। फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ फैल गया, ठीक है। ऐसे करते करते इसका जो है कलर कम होता गया या हल्का होता गया। देखो क्या कह रहा है कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी का रंगीन जो है नजर आता है। फिर भी पानी क्या होता है, हल्का या पतला या कलरफुल नजर आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे पदार्थ के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तभी तो हर 10 ml में जब हम डाल रहे हैं 90 ml में, तो 90 ml को कलरफुल कर दे रहा है ना। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा, बोले तो 1000 लीटर भी रंगीन हो सकती है, ठीक है। इसमें हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। यहाँ पर ये नोट करने लायक है कि जो एक कण होता है ना, उसमें भी बहुत सारे कण होते हैं, मतलब एक पार्टिकल में भी बहुत सारे कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, और अंततः क्या होता है कि हर बार पानी का कलर जो है रंगीन हो जाता है। या फिर एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं हो किए जा सकते। जब ये विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, और उस समय हमारा पानी का कलर क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, ठीक। मल्टीपल टाइम करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml आप डेटॉल भी ले सकते हैं, और इसका क्रियाकलाप आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती है। यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम महक के द्वारा पहचान पाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप थोड़ा सा डेटोल ले सकते हैं, ठीक है। डेटोल भी इसमें मिला सकते हैं, ठीक। डेटोल मिला करके भी आप इस क्रियाकलाप को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ये नोट करने वाली बातें हैं, ये आप नोट कर लीजिए या ध्यान रखिए कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, आज हमने पहला गुण हमने पढ़ा कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या है, पदार्थ के कणों में अभिलाक्षणिक गुण हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब रिक्त स्थान होता है, देखो ये चीज़ तो हालांकि हमने नमक के क्रियाकलाप के द्वारा ही समझ लिया था, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। नमक, शर्करा और डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या है, पर्याप्त मात्रा में रिक्त स्थान है। बिना रिक्त स्थान के कैसे बताओ कि वो एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। दूसरा आज क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक अगरबत्ती लो, जला लो, ठीक है, जला लो अपने रूम में या कहीं पे भी, दूर दूर तक उसकी महक आएगी। या फिर नॉर्मल सी बात सुनो, जब हम कुकर चढ़ाते हैं किचन के अंदर, ठीक है, दाल बनती है या सब्जी बनती है, तो उसकी स्मेल नहीं आती। जब वो गर्म होता है, कुकर जब गर्म होता है और वो सीटी लगती है, तो उसकी महक जो होती है हमारे रूम तक भी आ जाती है, ठीक। क्यों क्यों आ रहा है, क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील है, इसीलिए। चलो आ जाओ क्रियाकलाप देखते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ेगा। ऑफकोर्स बुझी हुई अगरबत्ती से हमें स्मेल कम आती है, ठीक। वही अगर जला दें तो क्या होगा, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलेगी,
अपने प्रेडिक्शन को नोट करो। तो ऑफकोर्स ये नॉर्मल सी बात है बेटा कि जब हमें जो है ना अगरबत्ती हो गया या फिर मैंने कुकर का ही एग्जांपल दिया, जब वो ठंडी होगी तो स्मेल उसमें से कम आती है ना, या उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना होता है। लेकिन अगर वो गर्म है तो वो दूर तक जो है अपनी स्मेल को फैला सकती है, ठीक है। तो ये हमें बताना चाह रहा है कि जो गर्म अवस्था में हमारे जो इसके कण होते हैं पार्टिकल के, या फिर कह लो कि पदार्थ के कण होते हैं, वो गतिशील ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ एक क्रियाकलाप दे रखा है, चलो उसे देखो। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से जो है 1 बूंद लाल व नीली स्याही डाल लें और दूसरे में शहद डाल लें। अब बताओ, शहद घुलेगा आसानी से या फिर नीली स्याही या फिर लाल बूंद? बताओ, आप खुद बताओ। सो इसको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें, अपने प्रेडिक्शन को नोट करें। आप क्या देखोगे बताओ, आप खुद बताओ क्या देखोगे? जब आप इसे डालिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि जो हमारे कलर हैं वो, या स्याही है वो क्या होगा, कुछ देर के बाद अपने आप ही पूरे पानी में घुल जाएगा। देखो क्या कह रखा है, स्याही की बूंद डालने पे तुरंत बाद क्या देखा आपने, शहद की बूंद डालने पर क्या देखा, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगे। वो तो भैया तुरंत ही फैल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ एक और क्रियाकलाप दे रखा है कि एक गिलास में गर्म पानी लें और दूसरे में ठंडे पानी लें। भरे गिलास में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल की सतह पर बैठने दें। गिलास के ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, समय बीतने पर उसमें क्या हो रहा है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चल रहा है, क्या तापमान में साद्र मिश्रित होने की दर बदलती है। देखो नॉर्मल सी ये दोनों एग्जांपल ये कहना चाह रहा है कि जब हमारा तापमान भी कहीं ना कहीं पार्टिकल के मूवमेंट को इफेक्ट करता है। देखो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन वो जब वो गर्म अवस्था में होती है तो वो ज़्यादा ही मूवमेंट करती है, ठंडी अवस्था में वो कम करती है, ठीक है। सो अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा तो होती है, निरंतर गतिशील होता है, लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, और बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जब दो अलग अलग पदार्थ जो है खुद ही मिल जाते हैं, दो अलग अलग पदार्थ स्वयं मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। ये क्वेश्चन बनता है। तो हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज गति से होता है ना। अभी हमने देखा जब हम अगरबत्ती को क्या नाम है, ठंडी अगरबत्ती को देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हमें उसकी स्मेल लेने के लिए बहुत ही पास जाना पड़ रहा था। वही अगर हम उसे जला देते हैं तो दूर बैठे भी हमें उसकी स्मेल इजीली आ जाती है, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं 1.2.3। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर इसके लिए एक क्रियाकलाप दे रखा है, ठीक है, कि किस तरीके से पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो यहाँ दे रखा है, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला को बनाएं, मतलब कि लोगों का एक समूह बनाओ, बच्चों का एक समूह बनाओ। पहले समूह में इद मिशनी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लो। यहाँ दे रखा है कि पहले समूह में क्या करो, इनको अच्छे से पीछे से पकड़ लो। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरे समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। दूसरे में क्या करें कि एक दूसरे का हाथ पकड़ें और अपनी श्रृंखला बनाएं, ठीक है, ये हाथ है जैसा भी है। तीसरे समूह में क्या करो, केवल उंगली के सिरे एक दूसरे को छूकर एक श्रृंखला बनाओ। तीसरे में क्या करो, उंगली का एक सिरा यहाँ से, उंगली का एक सिरा यहाँ से टच करके एक श्रृंखला बना लो। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। अब चौथा क्या कह रहा है कि इसको तोड़कर ना बांटने का प्रयास करो। तो आपको बताओ कौन सा पहले टूटेगा। जिन्होंने उंगली टच कर रखी तो वो इजीली टूट जाएगा, हाथ वाले थोड़ा लेट में, और सबसे जो है कमर जिन्होंने पकड़ रखे है वो और लेट में। तो कहीं ना कहीं ये पता है क्या एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने कमर पकड़ा है वो हमारे ठोस का एग्जाम्पल है, ठीक है, ठोस का एग्जाम्पल है। जिन्होंने हाथ पकड़ा है वो हमारा द्रव का एग्जाम्पल है, और जिन्होंने उंगली पकड़ी है वो हमारी गैस का एग्जाम्पल है। अब कैसे सीखूं, यहाँ देखो, यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। अगर बोल रहा है कि अगर हम इन तीनों को क्या करें, पदार्थ का कण मानते हैं, तो किसने अच्छे से पकड़ रखा है, आपको जिन्होंने कमर पकड़ रखा है वो, और जिन्होंने कमर पकड़ रखा है वो, तो वो हमारा क्या कह रहा है, ठोस का काम कर रहा है। अब इस तरीके से दूसरा जो है हमारा द्रव है और तीसरा हमारा गैस का काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, देखो क्रियाकलाप। एक लोहे की कील
एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लेना है। इस पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर या उसे भंगूर करने मतलब कि तोड़ने का प्रयास करना है। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे को से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। एक और क्रियाकलाप दे रखा है कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें, मतलब कि जल लें पानी में, उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? देखो, दोनों क्रियाकलाप क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ क्या करता है, रखता है। और इस आकर्षण को का जो बल होता है सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये आकर्षण बल जो है हर एक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब यहाँ देखो पदार्थ की अवस्थाएं, जिसे मैं बार बार ठोस, द्रव, गैस कह रही थी। अब देखो, अभी आपको समझ आएगा। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। कौन कौन से में होते हैं? तो बेटा ठोस, द्रव और गैस में होते हैं। किस किस में होते हैं? ठोस, द्रव और गैस अवस्था में होती हैं। ठीक है, पदार्थ के ये अवस्थाएं उनकी कण की विभिन्न विशेषता के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों के में विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या गुण हैं। तो यहाँ देखो, पहला दे रखा है ठोस। क्या कह रहा है कि निम्न वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमा करके इनके आकार को खींचिए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर या आयतन स्थिर हैं? इस पर हथौड़ा मारिए, खींचिए और गिराने के लिए क्या होता है? अगर हम गिरा दें या हथौड़ा मारें या खींचें, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करिए। क्या ये संपीड़ित हो रहा है, मतलब कि दब रहा है? आ जाओ, क्या होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। ठीक है, अब इनको तुम तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन ये अपना शेप नहीं खोता है। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है, मतलब कि इसको हम दबा नहीं सकते हैं। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल हटाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए क्या है, ये दृढ़ होते हैं। अब यहाँ कैसे, यहाँ पे दे रखा है एक एक का एग्जांपल हर एक चीज़ का। जैसे हमारा रबड़ है, रबड़ को क्या करें कि हम इसे क्या मानते हैं, ठोस मानते हैं। अब क्या कह रहा है कि रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, आपको ठोस माना जाता है। कैसे? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? हाँ, अगर रबड़ को तुम खींचो तो एक पल के लिए ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब आप छोड़ोगे तो दोबारा ये अपने रूप में आ जाएगा। ज़्यादा तुम अगर खींचोगे तो हो सकता है वो टूट जाए, और लेकिन टूटने के बाद वो दोबारा अपने शेप को लेकिन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, टूट सकता है लेकिन अपने शेप को नहीं छोड़ेगा। तो ये ठोस है। क्या ये ठोस है? तो यस, ये ठोस है। अब क्या कह रहा है कि विभिन्न आकार के बर्तन में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के आकार को ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? अब देखो, चीनी हो या नमक हो, क्या है, चीनी हो या नमक हो, उसे हम अलग अलग बर्तन में रखते हैं तो क्या होता है, उसका जो है आकार चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, बर्तन का शेप ले लेता है। तो क्या हम उसे ठोस मानेंगे या कुछ और? तो देखो, चीनी या नमक होता है वो जो अपना क्रिस्टल होता है ना, जो क्रिस्टल इस तरीके का होता है, वो अपना क्रिस्टल का शेप नहीं छोड़ता है। बेशक वो बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन जो एक क्रिस्टल, एक कण के बारे में बताएं तो वो अपना शेप चेंज नहीं करता है। मतलब कि ये क्या है, ये ठोस है। स्पंज क्या है? ये ठोस है, इसलिए फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? अब ये कह रहा है जो स्पंज होता है, इसको अगर हम दबाएं तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं तो दोबारा ये अपना शेप ले लेता है। स्पंज को हम दबाए तो ये छोटा हो जाता है क्योंकि उसमें हवा भरी होती है, लेकिन अगर हम छोड़ते हैं तो दोबारा ये अपना शेप ले लेता है। तो ये भी हमारा क्या है, ठोस का एग्जाम्पल है। यहाँ देखो, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ देती हूँ आपके लिए। ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और ये बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। ज़्यादा बल लगाने पे क्या होगा, ये टूट भी सकता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इसके क्रिस्टल के आकार में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? आगे आ जाओ। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, हवा भरी होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो क्या होता है, हवा जो है बाहर आ जाती है और इसका संपीड़न संभव है, लेकिन फिर भी ये हमारा क्या है, ठोस का एग्जाम्पल है। इसे हम द्रव या गैस नहीं कह सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ठोस समझ आ गया होगा। अब हम द्रव के बारे में जानें कि द्रव क्या होता है। देखो, इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है कि निम्न वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल हो गया, दूध, जूस, शीतल पेय मतलब कि जल, ठीक है, ठंडा पानी। विभिन्न आकार के बर्तन लें। प्रयोगशाला में एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दें। अलग अलग बर्तन हैं, उसमें अलग अलग निशान लगा दो। लाइक एक नॉर्मल घर में करना चाहो ट्राई, तो आप एक कटोरा ले सकते हो, ठीक है, एक गिलास ले सकते हो, एक कटोरा ले सकते हो और एक प्लेट ले सकते हो, ठीक है। और उसमें आप ये ट्राई कर सकते हो। क्या कह रहा है कि इन द्रव को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा। जब हम फर्श पे द्रव डालेंगे इनमें से कोई सा भी एक, तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। किसी द्रव, अगर ये क्या कह रहा है कि अब एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तन में क्रमशः एक एक करके डालें। 50 ml माप करके एक द्रव को पहले हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, पहले हम इसमें डालेंगे, फिर इसमें डालने को आ रहा है, फिर इसमें डालना है, मतलब तीनों में अलग अलग डालना है। तो क्या होगा, द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलने पर क्या आसानी से बहता है। तो हाँ भैया, ये तो क्या कह रहा है, बह रहा है। तेल लें, पानी लें, कुछ भी लें, वो आपको बह जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि परीक्षण में हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित है। हाँ, अगर हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उस द्रव को डालें तो क्या होगा, उसका आकार तो चलो वही शेप बदल जाएगा। अगर मैं इसमें डालूं, ठीक है, तो ये गिलास का शेप ले लेगा, इसमें डालूं कटोरे का शेप ले लेगा, इसमें डालूं प्लेट का शेप ले लेगा। लेकिन जो आयतन है ना, आयतन इसमें भी बराबर होगा, इसमें भी बराबर होगा, इसमें भी बराबर होगा। मतलब कि ये शेप बदल सकते हैं लेकिन अपने जो हैं आयतन को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, आयतन को नहीं बदल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है लिखा कि जिस बर्तन में हम इन्हें रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। द्रव में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं होता लेकिन ये तरल होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, होप सो। अब यहाँ एक और क्रियाकलाप के बारे में बता रहा है। क्रियाकलाप 1.45 के में जो हमने जाना कि देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विचलित होकर जल में घुली जाती है। जैसे कि ये गैस हमारे क्या क्या हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य है। अब क्या है, देखो सुनो, जब हमारा जल होता है, जल, ठीक है, जल में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है, जो हमारे इसमें जीव रहते हैं, पौंड वगैरह हो गया, ठीक है, पौंड वगैरह हो गया, नदी हो गया, नाले हो गया, इन सब में भी जीव जंतु तो रहते हैं। तो देखो, जो मछलियाँ वगैरह होती हैं क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेती है, सांस लेती है, ठीक। और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है जल में, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ होता है, जल में मिल जाता है। अब जल में क्या होता है, जलीय पौधे भी होते हैं या नहीं होते हैं। तो जलीय पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किस लिए, अपने क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो जल में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही घुले रहते हैं। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक। इसमें जो जीव जंतु होते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक। ये कहने का मतलब है और कुछ नहीं। सो पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं नहीं लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग है जो लिविंग थिंग होते हैं वही लेते हैं सांस, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग नहीं लेते हैं। चलो, सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, जो जीवधारी होते हैं, ठीक। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से जो है हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्येक जो है बहुत हर एक चीज़ जो है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का ही विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। द्रव जो है इजीली मूवमेंट कर सकता है ठोस के कंपेयर में, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्या है यहाँ दे रखा है गैसीय अवस्था। अब देखो, मैं गैस पढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि ठोस और द्रव का जो कंक्लूजन है वो आपको मैं बता देती हूँ ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो, एक जो ठोस होता है उसके जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जकड़े रहते हैं। उस क्रियाकलाप में जो डांस वाली क्रियाकलाप था उसमें जो पहला एग्जाम्पल था ना, जिन्होंने कमर से कमर पकड़ करके वो अपने ग्रुप को पकड़ रखा था, वो हमारा क्या था, ठोस का एग्जाम्पल। जिन्होंने हाथ पकड़ रखा था वो हमारा द्रव का एग्जाम्पल था, मतलब कि इसमें बॉन्ड होता है लेकिन कम होता है, ठीक, उसमें गैप ज़्यादा होता है। और जिन्होंने उंगलियां टच करके पकड़ रखी थी उस एग्जाम्पल में जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों का एग्जाम्पल दे रखा है। जिन्होंने उंगलियां पकड़ के आपस में सबको ग्रुप बना रखा था या टच कर रखा था वो क्या है, वो गैस का एग्जाम्पल है। क्या, क्योंकि उसमें एक दो ही होते हैं और बाकी जगह गैप ही गैप होते हैं, ठीक। सो आपने सभी कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है।
उससे पता लगाएं कि क्या एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता होगा। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सा गैस है। तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कौन सा गैस है, ठीक है। वो आप उसे बोलते होंगे गैस का गुब्बारा, ठीक है। वो कौन सा गैस होता है, आपको हीलियम का होता है, क्योंकि हीलियम जो है बहुत हल्का गैस होता है और वो आप आसानी से उड़ा ले जाता है। यहाँ क्रियाकलाप दे रखा है, चलो उसे देख लेते हैं। 100 ml की 3 सिरिंज लें, सिरिंज लेना है, ठीक है। वो जो इस तरीके से होती है, फिर कुछ ऐसा करके ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता है ना। और फिर अंदर वो रबड़ की कॉर्क होती है और ऐसे करके बना होता है कुछ, ठीक है। ऐसे ही होता है लमसम, ठीक। सिरिंज चाहिए। क्या करना है आपको, 100 ml के 3 सिरिंज लें और उनके सिरे की रबड़ से कॉर्क से बंद कर दें। उसके सिरे की रबड़ क्या करें, कॉर्क से बंद कर दें। कैसे, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखा रखा है, ठीक। इसको क्या करना है, सिरे को बंद कर देना है। उसके आगे क्या कह रहे हैं, ये सभी सिरिंज से पिस्टन को हटा लें। अब ये जो पिस्टन होता है ना, ये जो पिस्टन है, इसको क्या कह रहा है, हटा लो और इसे खाली रहने दो। अब पिस्टन हटा लिया हमने, ठीक है। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरे में चॉक के टुकड़े डालें। अब तीनों में क्या कह रहा है कि पहले में हवा मतलब कि गैस रहने दो, दूसरे में जल मतलब कि लिक्विड रहने दो, तीसरे में क्या है, चॉक यानी कि ठोस रहने दो। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। अब क्या करो, वो जो पिस्टन हमने हटाया था वो दोबारा लगाने की कोशिश करो। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दें कि इजीली वो मूवमेंट करें। इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वैसलीन लगा दो ताकि इजीली घुस जाए। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करो। अभी क्या कह रहा है कि इसको ना दबाने की कोशिश करो। क्या तीनों चीज दब जाएंगे, मतलब कि जो हमने जल डाला, एक में रेत, एक में चौक के टुकड़े डाले और एक में क्या डाला, हवा रहने दिया, तो तीनों दब जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग बताओ तो क्या होगा, गैस जो है इजीली दब जाएगा। तो क्या आपने देखा किसी स्थिति में विचलन आसान ज्यादा है। देखो क्या होता है कि जो हमारा जिसमें पानी होगा वो भी दब जाएगा, जो हमारा हवा होगा वो भी दब जाएगा, लेकिन जो चौक के टुकड़े जिसमें होंगे वो इजीली नहीं दब पाएगा, क्योंकि वो ठोस है, उसके कारण बहुत ज्यादा पास है। चलो आज देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है कि हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना करें तो इनमें क्या होगा कि गैस की संपीड़ितता जो है काफी अधिक है, कंप्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है। हमारे घर में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो एलपीजी होती हैं, अस्पताल में दिए जाने वाले जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, उनमें संपीड़न गैस होते हैं, मतलब कि उसको इजीली दबा सकते हैं। दबा करके छोटे से जगह में बहुत सारा गैस को हम स्टोर कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि आजकल वाहन में भी ईंधन के रूप में क्या हो रहा है, सीएनजी का गैस यूज हो रहा है, जो कि हमारा क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में इसका नाम है। उपयोग होता है संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके रखा जा सकता है और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है कि गैस में संपीड़न शक्ति ज़्यादा होता है और इजीली क्या करते हैं, कम जगह में भी हम ज़्यादा गैस को रख करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। चलो, हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध में बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास तक कुछ क्षणों में पहुंच जाती है, ठीक है। और इसकी तुलना ठोस और द्रव में विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का जो है अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। अभी क्या कह रहा है कि जो हमारे गैस के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और इसका जो है मूवमेंट इजीली एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये जो प्लेट है हमारा क्या है, ठोस का एग्जाम्पल है और इसके कण क्या है, बहुत ज़्यादा पास है। ये पार्टिकल हमारे दे रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा पास है। अब यहाँ हमारा द्रव है, द्रव के कण क्या है, द्रव के कणों के बीच में थोड़े थोड़े गैप है। ये आप देख सकते हो कि जहाँ रेड एरो है वो क्या है, गैप है। वही हमारा गैस है, तो गैस के कण में देखो कि बहुत ज़्यादा गैप है। अगर हम गैस के कण के बारे में देखें इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा खाली स्थान है या रिक्त स्थान है। तो ऑफकोर्स जब हमारा भरा रहेगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। वही ठोस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, मतलब कि उठा करके ले जाना पड़ेगा। वही लिक्विड को अगर हम पानी को जमीन पे गिरा दें तो इजीली मूवमेंट कर लेगा। गैस को अगर छोड़े तो गैस भी हमारा इजीली क्या होता है, मूवमेंट कर लेता है। यहाँ वही चीज़ लिख रखा है। आगे देखो क्या है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन
कि दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कण के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव क्या होता है, बनता है। मतलब ये गैस को अगर हम डालते हैं सिलेंडर में तो क्यों आखिर एक बहुत सारा आ जाता है, क्योंकि वो टकरा टकरा करके आपस में दब करके वो छोटे हो जाते हैं और बहुत सारे कण भरा जाता है। इसी कारण जो है ये संपीड़न होता है। चलो आज यहाँ पर देखो क्या है 1.4, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो हाँ भैया बदल सकता है। एक एग्जाम्पल देख लो मोटा सा, कि हम पानी को जो है, पानी को अगर हम जमाएं फ्रिज में तो हमारा क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जो है हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस को हम बर्फ़ को हम क्या करें, गर्म करें तो क्या होगा, ये हमारा भाप बन करके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है, सॉलिड बोले तो ये ठोस है। लिक्विड हमारा, अगर हमने बर्फ़ हमारा सॉलिड है, अगर हमने इसे पानी बनाया पिघला करके तो ये हमारा द्रव बन गया। और इसी को हमने क्या किया, भाप दे करके गर्म करके इसे भाप बना देती है, हमारा क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, अपने प्रेक्षण में हम जानते हैं कि जल के पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकते हैं। तो हाँ देखो भाई रह सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया कैसे रह सकते हैं, कि हमारा ये बर्फ भी बन सकता है, ये हमारा जल भी बन सकता है, और ये हमारा गैस भी बन सकता है, भाप बन के उड़ भी सकता है। ठोस हो गया हमारा बर्फ, द्रव हो गया हमारा जल, और गैस हो गया जल वाष्प। ठीक है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तो आज हम खोजते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। देखो यहाँ पे कार्यकलाप दे रखा है कि एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं दिखा रखा है चित्र में वैसे, और उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट करो। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान को क्या करना है, नोट करना है। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन को प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रहे जब तक कि अधिकतर जलपास ना बन जाए। जल की द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करना है। देखो इसको मैं बता दूं, ठीक है, ये क्या होता है, जब हम इसमें बर्फ ये देखो फिगर में यहाँ पे थर्मामीटर डाल रखा है, ठीक है, कांच की छड़ है, बर्फ है। बर्फ जब तक ये बर्फ जमने के लिए क्या चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब तक ये बर्फ बना रहेगा तब तक हमारा थर्मामीटर का माप एक ही रहेगा। अगर एक बर्फ भी यहाँ पे रहा ना, अगर एक टुकड़ा भी रहा बर्फ का, तब तक हमारा थर्मामीटर का माप सेम रहेगा। सेम वही प्रोसेस है हमारे गर्म करने में भी। आ जाओ यहाँ देखते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर जाती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब ये परिवर्तित हो जाता है जल में, उस समय क्या होता है, जल का न्यूनतम ताप होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, गलनांक। जिस पॉइंट पे ये गलना शुरू करता है, जिस पॉइंट पर ये पूरा जो है ठोस पिघल करके द्रव में बनना शुरू हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, गलनांक, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट। किसी ठोस का गलनांक उसके कण के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है कि कब तक ये आपस में जकड़े हुए हैं, कब ये जो है गलना शुरू कर रहे हैं, कब ये कण छोड़ना शुरू कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, गलनांक। सो बर्फ का गलनांक क्या है, 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने को ही संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने के पर गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। मतलब कि बर्फ का अगर एक क्रिस्टल भी रहेगा उसमें, तब तक जो है तापमान वही रहेगा, मतलब कि सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तब उसमें तापमान में चेंजेस आ जाएगा। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बाद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक कण आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग करता है, ठीक है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दशाएं
इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती हैं, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय है छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा में अधिक हो जाती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब हम जल में मतलब कि पानी में ऊष्मीय ऊर्जा मतलब पानी को गर्म करते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। अभी क्या किया हमने, बर्फ को हीट कर दे करके, उष्मा दे करके उसे बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर दिया, जल में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या कह रहा है कि जल में हीट दो, जल में जो है ऊर्जा दो और उसे जो है तेजी से गर्म करो तो कण क्या होते हैं, अधिक तेजी से गतिशील हो जाते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कण में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह परस्पर आकर्षण बल को तोड़ देती है और स्वतंत्र हो जाती है, मतलब कि वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, गर्म होने लगता है, उससे हम इसका क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ये वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान क्या होता है? 373, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो हमारा क्या हो गया? 373 हो गया। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे इसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे कि हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। जैसे कि 373 केल्विन क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस इंक्लूड है। तापमान पर भाप अर्थात कि वाष्प जो होता है हमारा, जो वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अंतरित ऊष्मा जो है, अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अब यहाँ देखो क्या है, एक और चीज नोट करने लायक है। ठोस अवस्था, ये क्या है? हमारी ठोस अवस्था है, ये हमारी द्रव अवस्था है, ये हमारी गैस अवस्था है। ठोस को जब हम हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? बर्फ पानी में पिघल जा रहा है, द्रव में पिघल जा रहा है। अब द्रव में दोबारा हीट दे रहे हैं, दोबारा ऊष्मा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है? गैस को हम ठंडा कर रहे हैं, गैस को हम शीतल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये दोबारा द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। और द्रव को अगर हम दोबारा से ठंडा कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? बर्फ बन जा रहा है। तो ये चार्ट है, एक तरीके से आप देख सकते हो। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि जो गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही क्या होता है? ठोस अवस्था से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वापस ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा कपूर, कपूर को अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो क्या होगा? कुछ देर के बाद वो कपूर उड़ जाएगा। ठीक, चलो ये प्रैक्टिकल भी आगे दे रखा है, इसी के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाओ, ये क्रियाकलाप आप देखो कि थोड़ा सा कपूर लें और इसे चून करके चीनी की प्याली में डाल लें। ठीक है, ये प्याली देखिए, आप देख सकते हैं, ये प्याली है। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। क्या कह रहा है कि आप कपूर लें, ठीक है, कपूर को यहाँ डालें और नीचे से बर्नर जला दे, बर्न कर दे और आग को जलने दे। ये हमारा क्या है? चीनी मिट्टी की प्याली है। ये हमारा क्या है? चाइना डिश है। ये चीनी मिट्टी की प्याली है। यहाँ पर क्या है? अगर हमने हीट दिया तो कपूर क्या होगा? उड़ जाएगा। यहाँ पर तुम कॉटन लगा दोगे ताकि जो है कपूर जो है बाहर ना निकले। ठीक है, कपूर बाहर ना निकले। अगर यहाँ पर हम जलाएं तो क्या होगा? ये कपूर जल में कन्वर्ट हुए बिना क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरे में भर जाएगा, पूरे में भर जाएगा। जब भी ठंडा होगा तो दोबारा ये क्या है? साइड साइड में आप देख सकते हैं, ये देखना, ये साइड साइड में दिख रहा है। ये साइड में क्या हो रहा है? ठंडा होने के बाद जम जा रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है? ये द्रव में कन्वर्ट हुए बिना गैस से ठोस में, ठोस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या है? एक कीप को उल्टा करके इस प्याली में रख दिया, आपने देख लिया। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा लगा रखा है और अब धीरे धीरे गर्म करें। गर्म करोगे, ध्यान देना है क्या, गर्म करोगे तो क्या होगा? वो सारी की सारी ऊर्जा जो है ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरे बीकर में भर जाएगा। चारों साइड क्या होगा? भर जाएगा। जब भी ठंडा होगा तो साइड में इसकी जो है कपूर रह जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो देखो, यही हमने बता दिया क्या निष्कर्ष निकालते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस क्या होता है? सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल में। और
इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण कह लेते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। अब आ जाओ, अगर हम दाब में परिवर्तन करें तो क्या होगा? दाब में परिवर्तन करने पर भी उसका कोई प्रभाव पड़ता है? चलिए देखते हैं। 1.4.2 कि हम जानते हैं कि घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण क्या होता है? पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में भी अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर क्या होता है? संपीड़न करने पर क्या होगा? दाब लगाएंगे, संपीड़न करेंगे तो क्या हुआ? वो और ज़्यादा संपीड़ित हो जाएगा। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम होगी? यस, हाँ, कम होगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने पर या घटाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित होती है? भैया हाँ, होती है, क्यों नहीं होती है। चलो, यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल के थ्रू करने के लिए। देखो अब क्या कर रहा है ये, कि आपको 3 बीकर लेने हैं। ठीक, 3 बीकर लिया आपने। ये सिलेंडर है हमारा, ये पिस्टन है। ठीक है, यहाँ से हम दबाएंगे, यहाँ से ये पूरा दबाने का काम कर रहा है। ये भी पिस्टन है तीनों में। अब एक में हमने भर लिया कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। यहाँ क्या कर रखा है हमने? ये ले रखा है, कोई सा ही पदार्थ ले लो, कुछ भी ले लिया। मान लो ऑक्सीजन ले रखा है। ठीक है, ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन यहाँ तक था। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ तक था। ठीक, ऑक्सीजन हमारा यहाँ तक था। जब हमने पिस्टन से हमने प्रेशर डाला, ये यहाँ से क्या हुआ? देखो इतना डिस्टेंस हो गया, मतलब कि नीचे आ गया। हमने और प्रेशर डाला और ताप बढ़ाया तो यहाँ से ये क्या हो गया? और नीचे आ गया। ठीक, और नीचे आ गया। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जब हम दाब डालते हैं तो इसका आकार में चेंज हो रहा है। पदार्थ के कण क्या हो रहे हैं? आपस में पास आ जा रहे हैं। चलो, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाता है। ठीक है, गैस क्या होता है? द्रव में बदल जाता है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है, ATM हो, तो ठोस CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। सो यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क द्रव भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो आप क्या कह रहा है ये, कि जब हम वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ठोस जो है हमारा CO2 द्रव अवस्था में आए बिना क्या होता है? सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी कि ठोस, द्रव, गैस और दाब तापमान के द्वारा तय होती है। चलो यहाँ देख लो, यहाँ हमारा द्रव है, यहाँ गैस है, यहाँ ठोस है। जब हम ठोस में, यहाँ देख लो, यहाँ से कहाँ से शुरू करूँ? चलो यहाँ से शुरू करते हैं। जब हम ठोस में क्या करते हैं? संघनन करते हैं, तो ये हमारा द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। और द्रव को अगर हम वाष्पीकरण करें, गर्म करें, तो हमारा ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस को अगर निक्षेपण करें तो हमारा दोबारा से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से उल्टा चक्कर देख लो, उल्टा चक्कर, कि अगर द्रव को अगर हम जमाएं तो जमाने पे क्या हो जाएगा? ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठोस को अगर हम ऊर्ध्वपातन करें, ठोस से सीधा बिना द्रव में कन्वर्ट हुए सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, वो हमारा क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। और उसका विपरीत क्या होता है? निक्षेपण। ठीक, और हम जो है गैस को द्रव में कन्वर्ट करने के लिए संघनन करें, या फिर द्रव को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम वाष्पीकृत करते हैं। ये ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं उल्टे हैं चक्कर एक दूसरे पे। एक बार इसे 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। देखो अब वाष्पीकरण क्या होता है? जैसे कि हम नॉर्मल मोटी लैंग्वेज में कह लो या देसी भाषा में कह रहा हूँ, कि हम जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? पानी को गर्म करते हैं तो गैस निकलता है ना, धुआं सा निकलता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? भाप। तो पदार्थ की वह अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब देना आवश्यक है? तो भैया हाँ। क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जल को आप खुला छोड़ दो, क्या होगा? अपने आप ही धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ा सा मैं एक बार ये देख लो, ये देखो क्या है। एक कटोरी लो, एक प्लेट लो और एक गिलास लो। ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तीनों में पानी भर दो। तीनों में पानी भर के देखो कि किसका पानी जल्दी से खत्म हो जाएगा। तीनों में पानी भरो, धूप में छोड़ दो। चलो धूप में छोड़ दो, किसका पानी जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? सेम मात्रा में पानी तीनों में लेना है। ठीक है, बराबर बराबर। तो आप देखोगे प्लेट वाला पानी क्या होगा? जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा।
और उसके बाद कटोरे वाला, उसके बाद गिलास वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है इनकी सतह जो है, इनकी सतह में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, जिसकी सतह ज़्यादा है वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, जिसकी कम है वो लेट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ? ऑफकोर्स वाष्पीकृत हो गया। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। आगे हमने पढ़ा, कभी भी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ठोस में तरल सतह पर स्थित कणों की कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों को क्या करते हैं? आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखो जल्दी से करो क्योंकि एक दो पेज का और है, चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। चलो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा होगा। मैं ऐसे ही देख रही हूँ, अभी से मैं रीड नहीं कर रही है, आप जो नॉर्मल सा ये बात समझो कि एक तुम घर पे लिखते हो, रूम के टेम्परेचर पे रख रहे हो, एक छत के टेम्परेचर पे रख रहे हो, किसका जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा? ऊपर वाले का ऑफकोर्स होगा, है ना। उसी तरीके से अगर छत का कटोरा, मैंने आपको बताया कि तीनों चीज़ों का, चलो मैं एक बार पढ़ ही देती हूँ कि आपको संतुष्टि नहीं होगी, हालांकि है वही एग्जाम्पल। देखो क्या है, एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे किसी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख दें। 3 जगह इन्होंने बोला है रखने के लिए। ठीक है, कमरे का तापमान नोट करें। इसी सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय और दिन को भी नोट करना है। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। वाष्पीकरण के विभिन्न तथ्यों के बारे में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का प्रभाव और वायु की चाल। देखो, तापमान अगर ज़्यादा होगा तो जल्दी वाष्पीकृत होगा, कम होगा तो कम होगा, डेफिनेटली सी बात है। सतह मैंने आपको कटोरी गिलास उसका बता ही दिया कि जिसका सतह ज़्यादा होगा वो जल्दी वाष्पीकृत होगा, जिसमें कम होगा गिलास में तो लेट होगा। अब वायु की चाल, अगर तेज हवा चल रही है तो भी हमारा जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा, और कम हवा चल रही होगी तो लेट होगा। ठीक, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर नियम के साथ बढ़ती है। देखो क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। अगर हम गीले कपड़े को इकट्ठा करके रखें तो वो जल्दी से नहीं सूखेगा, फैलाने से क्या होता है? जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, जैसे कि धूप वगैरह में, धूप में डालते हैं ना। आर्द्रता में कमी, मतलब कि नमी में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कि जितने हमारे जैसे कि बरसात के दिन में कपड़े जल्दी सूखते नहीं है क्योंकि हमारे एयर में ऑलरेडी वाटर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पानी रहता है तो कपड़े सूखने में वहाँ टाइम लेता है। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से ही अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? कम हो जाएगी। जैसे कि बारिश के दिनों में ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है? पानी एग्जिस्ट करता है, रहता है, इससे हमारा कपड़ा सूखने में टाइम लगता है क्योंकि उसमें वाष्पीकरण कम होता है। सो वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज जो वायु होता है उसमें कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। गर्मियों में हम करते हैं जल्दी कपड़ा, चुन्नी वगैरह क्या हुआ, उसे सुखाया, निचोड़ा और एक बार फटकार दिया, वो सूख गए कपड़े, है ना, या 5 मिनट में सूख जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हवा तेज चलने से। तो वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प में की मात्रा घट जाती है। अब यहाँ देखो क्या है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जनरली तुमने देखा होगा क्या हो कि हम गर्मियों में करते हैं ये चीज़ें कि कपड़ा लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, निचोड़ करके सूती कपड़ों के साथ कपड़ा लिया, निचोड़ लिया, निचोड़ करके हम अपने शरीर पे रख लेते हैं, सर पे रख लेते हैं ताकि हमें ठंडक मिले, है ना। सो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकरण के दौरान हम कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के द्रव के कण आपस में ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। यही होता है ना। जब आप एसीटोन ले लो या फिर हमारा जो थिनर होता है ना, नेल पेंट छुड़ाने के लिए, नाखून पॉलिश को हटाने के लिए, उसको अपनी हथेली पे रखना और गिरा कर देखना, आपको ठंडा सा फील होगा। ठीक है, ठंडा सा फील होगा। और इससे क्या होता है, जो अपने आपके हाथ में जो होता है ऊर्जा, गर्म हीट, वो ले लेता है और आपके हाथ को ठंडा सा लगता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और वाष्पीकृत हो जाती है, इससे हथेली पर शीतलता आ जाती है। ठीक, अब यहाँ क्या दे रखा है कि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, जब हमारा धूप वगैरह होता है तो छत पे क्या करते हैं? पानी छिड़कते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे
फर्श का जो होता है, छत का जो गर्माहट होता है वो उड़ जाए और ठंडी ठंडी हमारे एनवायरनमेंट में ठंडी ठंडी हवा बन जाए, ठीक है। क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? और रोडों पे भी आप देखते होंगे क्या होता था कि जो गर्मी में जनरली रोड पे लोग क्या करते हैं, पानी को फैलाते हैं ना, ताकि जो रोड हो ठंडा हो जाए और वहाँ की जो गर्म हो जाए वो खत्म हो जाए, एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाए और हमें पानी के साथ ठंडी ठंडी हवा मिले। सो गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? अब गर्मी में सूती वस्त्र क्यों पहनने के लिए कहते हैं? क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है ना, काम करते हैं हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जब हमें पसीना आता है तो उससे क्या मिलता है? शीतलता भी मिलती है, ठंडक भी मिलती है। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हमें वो ठंडापन मिलता है। कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास के ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में क्या होता है, बदल जाता है। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा जो होती है के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती जो होते हैं कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वही टेरिकॉटन वगैरह में आसानी से नहीं होगा, उसमें गर्मी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है कि बर्फीले जल से भरे, ये कैसे मिटेगा, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? हाँ, देखो अक्सर आपने गर्मियों में देखा होगा गिलास भरा रहता है और ठंडा पानी है उसमें, तो आपको ना बाहर डॉट 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 सा पानी नजर आता है, जबकि गिलास में पानी भरपूर मात्रा में होता है, फिर भी ये पानी क्यों नजर आता है? क्योंकि ये जो ठंडे होते हैं ना, चारों साइड जो गिलास का कण ये होता है, चारों साइड की बाउंड्री ठंडी होती है, इसके आसपास जो हवा होते हैं उससे टकराते हैं, जिसको आसपास की जो हवा होती है उससे टकराता है और टकरा करके जो आसपास का जो हमारा वाष्पीकृत जो हमारे एनवायरनमेंट में पानी होता है ना, वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के वहाँ बूंद बन करके इसके चारों ओर चिपक जाता है, ठीक। मोटी लैंग्वेज में आपको समझ आ गया, अब किताबी लैंग्वेज में भी आप देख लो। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल लेते हैं या बर्फ लेते हैं, जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती हैं, है ना, आती है नहीं आती, लेकिन पानी का सतह अंदर बराबर होता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा जो होती है ठंडे जल के साथ पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। जो हमारे एनवायरनमेंट में गर्माहट होती है वो क्या होती है, ठंडा हो जाती है उसके टच में आकर के, और ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आते हैं। मतलब क्या है, ये जो जल की बूंदों के बीच में नजर आ रही है क्या है, ये हमारे एयर उपस्थित है हवा में, ठीक है, वही है। चलो हमने क्या सीखा उसको भी देख लेते हैं एक नज़र में फटाफट से। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। हमारे आसपास द्रव तीन अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षित बल होता है सबसे अधिक और गैसों में सबसे कम, और द्रव में मीडियम होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों में ये अधिकतम होता है, द्रव में नॉर्मल होता है, ठीक। ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्थित अत्यधिक क्रमित होती है। द्रव में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल करके स्लखित मतलब कि फिसल जाती है, और गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से कहीं पर भी घूम सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती रहती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से होता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना क्या होता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और भी है इसमें जो है दे रखा है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और या मैं ही पढ़ दूँ, बताओ, मैं ही पढ़ दूँ? चलो पढ़ देती हूँ, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ना, बस आपको आराम से कान में लीड लगा के इसको सुनना है, ठीक है। निक्षेपण प्रक्रम में क्या होता है कि गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही होता है। चलो, क्वथनाकी समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण पर एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल होता है उनको मेंटेन करके रखता है। वाष्पीकरण की गति निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जो हमारा सतही क्षेत्र हो गया, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग, या फिर टेम्परेचर कह लो, तापमान कह लो, आर्द्रता कह लो, वायु की गति कैसी है, ठीक। और क्या है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। जब हमारा पानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, या फिर पसीना हमारा जो होता है शरीर का वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें ठंडा फील होता है, ठीक है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और
द्रव के गुप्त नाप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर देता है। संकलन की गुप्त ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस और उसको संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होता है, उसे हम बोलते हैं संकलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, नीचे कुछ पदार्थ दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं कि क्या-क्या है, कि हमारी राशि है, मात्रक है और प्रतीक है। ठीक है, तापमान को हम किससे मापते हैं? केल्विन में, जिसका प्रतीक है के। लंबाई को हम मीटर में मानते हैं, इसका हमारा एम से डिनोट करते हैं। संग्रहित किलोग्राम में मापते हैं, इसको केजी से करते हैं। भार हमारा न्यूटन में होता है, जिसे एन से डिनोट करते हैं। आयतन घन मीटर में होता है, घन मीटर मतलब मीटर की क्यूब। ठीक है, इसको एम यहाँ दे रखा है M3 से। ठीक है, घनत्व हमारा किलोग्राम घन मीटर होता है, केजी कम मीटर। दाब हमारा पास्कल में होता है, पी है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।